हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। आज पार्ट नंबर 3 में MCQ क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में MCQ क्वेश्चन जो आपको बताए थे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाए थे। आज पार्ट नंबर 3 में 21 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। 20 तक आपको हमने बता दिया था। चलिए जानते हैं पार्ट नंबर 3 में 21 नंबर क्वेश्चन में, नर्लिंग इज डन जनरली एट द स्पेंडल स्पीड। नर्लिंग समानता स्पेंडल गति पर की जाती है। किस गति पे, स्पेंडल की कौन सी गति पे नर्लिंग की जाती है? ऑप्शन आपका ए हो गया वेरी हाई, बहुत अधिक, और बी है हाई अधिक, सी है स्लो, और डी है जीरो। मतलब कौन सा स्पीड होना चाहिए? स्पेंडल की मूवमेंट की बात कर रहा है। स्पेंडल की मूवमेंट क्या होना चाहिए? स्पेंडल की गति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा इसमें से, स्लो। जब हम कभी नर्लिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्पेंडल की गति स्लो होता है। मैं आपको नर्लिंग बता देता हूँ कि नर्लिंग कैसे होता है। सपोर्ट दैट आपका एक जाब है, ये जाब हो गया, ये जाब हो गया आपका। इसमें क्या करते हैं, नर्लिंग, ये ये आपके क्रॉस नर्लिंग है। नर्लिंग के 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, क्रॉस नर्लिंग, स्ट्रेट नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग। तो जो ये आपके नर्लिंग है, मैं ऐसे रेखा खींचा हूँ, एक क्रॉस में हो गया, और इसके ऊपरी वाले भाग पे जैसे मैं इस टाइप से खींच दूँ तो इसको बोलते हैं क्रॉस नर्लिंग। ये आपके क्रॉस नर्लिंग हो गए, दोनों तरफ से क्रॉस हो गए। इसके बाद जो ये बीच में जो उभड़े हुए दांते जो बने आपके, इसको बोलते हैं डायमंड नर्लिंग। एक होता है स्ट्रेट नर्लिंग। स्ट्रेट मतलब इसके जो दांते होते हैं सीधा सीधे दांते होते हैं। नर्लिंग क्यों किया जाता है, इसके बारे में समझना जरूरी है। जैसे नर्लिंग होता क्या है, जब हम किसी जाब को पकड़ते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं तो देखते होंगे उसके ऊपर कुछ दांते उभरे टाइप के, ऐसे ऐसे दांते, ऐसे थे दांते उभरे टाइप के बने होते हैं। तो होता क्या है कि वो दांते जब उभरे टाइप के बने होते हैं तो उसको हमको हाथ से पकड़ने में आसानी रहती है, जो मेरा ग्रिपिंग पावर यानी अच्छे से आप ग्रिप कर पाएंगे। तो इसलिए नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। और किस मोशन में किया जाता है? स्लो मोशन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है नर्लिंग इज ए ऑपरेशन, यानी नर्लिंग कौन सा ऑपरेशन है, कैसा ऑपरेशन है, इसके बारे में बताना है। नर्लिंग एक ऑपरेशन है, क्या है, मतलब नर्लिंग कैसे क्या करता है, कौन सा ऑपरेशन उसको आप बोल सकते हैं। जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो वो कौन सा ऑपरेशन है? ऑप्शन आपका ए हो गया कटिंग है, बी है टर्निंग है, और सी है फार्मिंग है, और डी है बेल्डिंग। कौन सा ऑपरेशन है, उसको कौन सा ऑपरेशन में आप उसको मानेंगे? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी, फार्मिंग। होता क्या है कि नर्लिंग ऑपरेशन एक प्रकार का फार्मिंग ऑपरेशन है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको, मैं समझता हूँ कई दफ़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, नर्लिंग वाला ये क्वेश्चन तो कई दफ़े आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो मैं बता दूं इसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, जो टर्निंग अब टिक करके चले आते हैं। टर्निंग ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि टर्निंग पे की जाती है, उसको ऑपरेशन बोलते हैं फार्मिंग। क्योंकि मैं आपको अभी बताया कि नर्लिंग जो होता है उसके जो दांते होते हैं उभड़े उभड़े टाइप के होते हैं, उसमें कटिंग नहीं होती। वो क्या करता है, जब हम जाप पे जब चलाते हैं नर्लिंग टूल के, तो वो क्या करता है, उभाड़ पैदा कर देता है। जाप पे क्या करता है, उभड़ जाता है उसके कटिंग एज के द्वारा। तो उसको क्या करते हैं, फार्मिंग ऑपरेशन बोलते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझा पाएँ। चलिए नेक्स्ट समझते हैं 23 में। विच नर्लिंग टूल होल्डर इज एल्सो कॉल्ड एज द पैरेलल नर्लिंग टूल होल्डर। तो किस नर्लिंग टूल होल्डर को समांतर नर्लिंग टूल होल्डर भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा नर्लिंग टूल है जो समांतर नर्लिंग टूल होल्डर भी कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपका हो गया सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर, बी हो गया आपका नकल ज्वाइंट टाइप नर्लिंग टूल होल्डर, सी हो गया यूनिवर्सल नर्लिंग टूल होल्डर, और डी हो गया नॉन ऑफ द दीज। कौन सा ऐसा नर्लिंग टूल होल्डर है जिसको क्या कहते हैं, समांतर नर्लिंग टूल होल्डर भी कहा जाता है? ऑप्शन इसमें से आप क्या सही होगा इसमें बताना है। ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ए, सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ द लेथ मैंड्रल। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मैंड्रल का एक प्रकार है? लेथ मैंड्रल के बारे में बताना है। मैंड्रल के बारे में कौन सा एक प्रकार, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे गैंग मैंड्रल, स्टेप्ड मैंड्रल, स्क्रू मैंड्रल, और ऑल ऑफ द दीज, ये सभी। तो कौन से ऐसे मैंड्रल हैं जो लेथ के मैंड्रल में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है।
तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा, इसमें से डी होगा राइट ऑप्शन। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लेथ के मैंड्रिल हैं ये गैंग मैंड्रिल, स्टेप्ड मैंड्रिल, स्क्रू मैंड्रिल, ये लेथ मशीन में ही प्रयोग करते हैं। चारों जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों राइट हैं। ये क्या है, आपके लेथ मैंड्रिल का एक टाइप्स है, टाइप्स। चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट समझते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रीमर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीमर के बारे में सही नहीं है। कौन सा ऐसा जो कथन है जो रीमर के बारे में राइट नहीं बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन आपका ये हो गया, इट इज़ ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग है टूल है। बी है आपका, इट इज़ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यह एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और सी है, शैंक एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द रीमर, शैंक और बॉडी एक रीमर का हिस्सा है। ऑल ऑफ द दीज, कौन सा इसमें क्वेश्चन राइट होगा इसके बारे में बताना है कि रीमर में कौन सा सही नहीं है। तो चेक आपको बताना है। अगर आप रीमर के बारे में जानते हैं तो रीमर के बारे में आप अच्छे से ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे। तो रीमर एक क्या है आपका, रीमर क्या है आपका, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। सही है कि नहीं सही है। एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये सही है कि नहीं सही है। शैंक और बॉडी एक रीमर का हिस्सा है, ये सही है कि नहीं सही है। मैं आपको बता दूं एक एक करके। रीमर एक क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। उसमें जो दांते होते हैं वो चारों तरफ दांते होते हैं। ऐसे जो दांते होते हैं इसमें, यहाँ पे जो दांते होते हैं चारों तरफ कटिंग करते हैं। तो रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये ऑप्शन सही है। यह एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट नॉट इज करेक्ट। एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं है क्योंकि उसमें एक दांते नहीं होते हैं, कई दांते उसमें कई ब्लेड होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद शैंक और बॉडी एक रीमर का हिस्सा है, हाँ ये सही है। मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे आप रीमर पढ़े हैं तो शैंक भी होता है, बॉडी भी होता है, दोनों चीज़ होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आशा करते हैं आपको इतना एक्सप्लेन करके बताए हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेथ एक्सेसरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लेथ का उपसाधन है। आपका उपसाधन के बारे में बताना है। एक्सेसरी यानी उपसाधन क्या है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बेल्डिंग इलेक्ट्रोड, और बी हो जाएगा थ्री जांच चक, और इसके बाद होगा सी होगा ड्रैग, और डी हो गया ऑल ऑफ द दीज। कौन सा लेथ का उपसाधन है। तो आपको लेथ मशीन के बारे में अगर पढ़े हैं, सो सीरीज के बारे में पढ़े हैं तो उसमें से आप बता पाएंगे। बेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कोई काम नहीं होता है लेथ एसो सीरीज में। और इसके बाद आपका थ्री जांच चक, ये आपका क्या है, उपसाधन है। और ड्रैग ये भी नहीं आपका है। और ऑल ऑफ द दीज, इसमें से चारों ऑप्शन में से जो आपको दिए गए हैं इसमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थ्री जांचक क्या करते हैं, लेथ मशीन पे हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द मार्किंग एंगल प्लेट। एंगल प्लेट बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए है कॉपर, बी है आपका हो गया एल्युमिनियम, सी हो गया कास्ट आयरन, और डी हो गया ब्रास पीतल। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा मटेरियल जो एंगल प्लेट के लिए बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आपका राइट आंसर होगा। अगर इसमें से ऑप्शन अगर टूल स्टील भी रहता तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से अगर कास्ट आयरन दिया तो यही राइट होगा। अगर इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन रहता तो वहाँ पे वो चीज़ से सही होता। चलिए नेक्स्ट समझते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द यूजिंग कूलेंट। निम्नलिखित में से शीतलक का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, किस पर्पज के कारण हम यूज करते हैं कूलेंट को, उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है, टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस, क्या करता है, कूल करता है कटिंग उपकरण और कारखंड को, क्या करता है, ठंडा करता है। कारखंड मतलब वर्क पीस को, जाब को। और बी आपका हो गया, बी आपका हो गया टू कूल द रूम, यानी कमरे को ठंडा करता है, नॉट। और द आपका हो गया, सी हो गया टू कूल द ऑपरेटर, ऑपरेटर को ठंडा करता है, इसमें नहीं होगा, नॉट होगा। और नॉन ऑफ द दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होता है आपका राइट आंसर, आप इस हिसाब से आपका बन जाएगा ए, क्या कटिंग उपकरण और कारखंड को ठंडा करता है। टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस को क्या करता है, ठंडा करता है। पर्पज क्या हो गया आपका, ए, ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट समझते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में,
इज एंड द ऑपरेशन ऑफ द बेवलिंग द इंड्स ऑफ द ड्रिल्ड होल। एक ड्रिल किए गए छिद्र के अंत में बेबल करने का एक ऑपरेशन है। बेबल करने का ऑपरेशन क्या है? जब हम ड्रिल कर लेते हैं तो ड्रिल के ऊपरी वाली भाग के सिरे को हम क्या करते हैं? बेबल करते हैं। बेबल बेबल मतलब तिरछा होता है। तो इसलिए पूछ रहा है क्यों करते हैं, मतलब अंत में क्यों करते हैं, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपका होगा काउंटर सिंकिंग, बोरिंग, रिमिंग और ग्राइंडिंग। तो कैसे करते हैं इसके बारे में बताना है। काउंटर सिंकिंग के द्वारा करते हैं, या बोरिंग के द्वारा करते हैं, रिमिंग के द्वारा करते हैं, ग्राइंडिंग के द्वारा करते हैं। मैं चारों ऑप्शन के बारे में एक एक करके बता दूं कि जो काउंटर सिंकिंग है, काउंटर सिंकिंग के द्वारा किसी होल को क्या करते हैं? तिरछा करते हैं, बेबल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कितने से होता है? 70 से 75 डिग्री के कोण में बने होते हैं बेबल एंगल। और आपका बोरिंग क्या है? बोरिंग वह ऑपरेशन है जो किसी होल के जाप के व्यास को बढ़ा दे और एक्यूरेट साइज में मेंटेन कर दे। वो क्या हो गया? आपके बोरिंग हो गया। रिमिंग क्या है? ड्रिल किए हुए होल को क्या करते हैं? फिनिश और एक्यूरेट साइज में बनाने के लिए हम रिमिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। और ग्राइंडिंग क्या है? ग्राइंडिंग जो है आपका एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, जिसके द्वारा किसी ऑपरेशन को फाइनल ऑपरेशन या फिनिशिंग ऑपरेशन में प्रयोग करते हैं। तो मैं चारों ऑप्शन के बारे में एक एक करके आपको बताया। तो इसके अनुसार आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ए हो जाएगा। काउंटर सिंकिंग क्या कर रहा है कि छिद्र के अंत तक को बेबल कर रहा है। बेबल मतलब तिरछा कर रहा है। तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे? आपको काउंटर सिंकिंग करेंगे। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में ए ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डायमेंशन एलॉन्ग इट्स लेंथ ऑफ द जाब की लंबाई के साथ आयाम में एक क्रमिक वृद्धि या कमी होता है। क्या पूछ रहा है? एक जाब है, उसमें क्या है? आयाम में एक क्रमिक और क्या है? वृद्धि होता है। कमी मतलब बढ़ता है और घटता है। तो किसके, कौन सा, ये जो चार ऑप्शन में थे, किसके कारण ऐसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जाब की लंबाई में? ऑप्शन आपका ये हो गया टेपर, बी हो गया डिग्री, और सी हो गया आपका खुरदरापन यानी रफनेस, और डी हो गया नॉन ऑफ द दीज। तो चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या है इसमें से बताना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ कि सपोर्ट दैट, जैसे एक जाब हो गया, ये जाब हो गया और इसकी लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है और एक तरफ घट रही है। आप लोग देख रहे होंगे, ये बोल रहा है कि लंबाई के आयाम में मतलब एक लंबा जाब है, और लंबा जाब में क्या कर रहा है? एक तरफ लंबाई मेरा क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रेज हो रहा है। और एक तरफ क्या हो रहा है? इंक्रेज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रेज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रेज हो रहा है। तो लंबाई मेरी घट बढ़ रही है। तो उस लंबाई घटे हुए और बढ़े हुए को क्या कहते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? उससे हम क्या बोलते हैं? टेपर बोलते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेपर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम पार्ट नंबर 4 में एक एक करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।